यूएस एड के उस एनजीओ को पैसा जाता है, वो एनजीओ उस पैसे से पीने का पानी तो जो होता है 1-2 मिलियन, बाकी 15-20 मिलियन लेके वो चुपचाप उस ग्रुप को दे देता है कि तुम ये फसाद कराओ। कि नहीं, ट्रंप का जो मतलब था ना वो बांग्लादेश था, इंडिया था ही नहीं। इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ। जब से ट्रंप ने अपना मुंह खोला है, ट्रंप ने उंगली दिखाई, उसने उंगली दिखाई, तुमने करा है। ये इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है, लोग छटपटा रहे हैं। एक मास मूवमेंट, आप पैसा दो और लोगों को बोलो कि तुम्हारे साथ गलत करा गया है, तुम खड़े हो जाओ और भारत के खिलाफ तुम विद्रोह करो। ये यानी कि भारत कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है, कोई देश कुछ नहीं है। वर्किंग क्लास को पूरी दुनिया में यूनाइट करो, जिसको कहते हैं गदर पे उतर आए, सड़क पे आ जाएं, बगावत कर दें स्टेट के खिलाफ। राइट? डोनाल्ड ट्रंप कि जो बाइडेन कहता है 21 मिलियन डॉलर्स दिए इंडिया में, ओ भाई चाइना भी पैसा दे रहा है। मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले एक खास किस्म का गाना सब लोग गाएं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टीवी पे, आप समझ लेना इनकी जेब में पैसे गए। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने बोला है कि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति था अमेरिका का तो उसने पैसे दिए यूएसएड के थ्रू। यूएसएड एक ऐसी एजेंसी है जो कि पैसे देती है कि यार कहीं कुछ समस्या है, उसका समाधान के लिए चलो इतने पैसे ले लो। कहीं पीने का पानी नहीं है, कोई बात नहीं। कहीं दवाइयां नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी जब शुरुआत करी गई थी तो इसकी शुरुआत का जो मतलब था दोस्तों, वो मतलब शुरू में भला था, लेकिन शुरू होते ही कुछ सालों के अंदर इसमें एक बहुत बड़ा गेम हो गया। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यूएसएड फंक्शन कैसे करती है। मैं आपको बाकी सब चीजें भी बताऊंगा आज और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि यूएसएड काम किस तरीके से करती है। दोस्तों, इसके पहले कि हम अगली स्लाइड में जाएं, यह समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए साहब, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है साहब, ये एक ट्रायंगल है। अब आपने देखा कि ये 3 निशान है यहां पे, लेकिन इनमें जुड़त नहीं है। नंबर 1 है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है तो वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। ये है दोस्तों पेंटागन, यानी कि उनका फौजी स्ट्रक्चर। स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, पेंटागन यानी कि उनका फौजी जो स्ट्रक्चर है, फौज का उनका, और तीसरा है इंटेलिजेंस, इंट, यानी कि सीआईए वगैरह ये सब। इन तीनों को ज्वाइन करने का सिस्टम है, उसको कहते हैं यूएसएड। आप समझिए यूएस करता क्या है। अगर उसको युगांडा के अंदर, ठीक है साहब, युगांडा के अंदर अगर उसको ऐसा लगे कि एक ऐसा गुट है जो कि सत्ता को गिरा सकता है, राइट, तो उसको बोलेगा कि साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप ने मचाया भौकाल। ट्रंप ने आते ही बांग्लादेश को किया इंडिया के हवाले। इंडिया हिंदुओं का अत्याचार कर लेगा, बांग्लादेश से बदला तो क्या है, पाक मीडिया का रिएक्शन। आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ ग्लोबल मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आपके नजदीक उनका ये किरदार G20 के एजेंडा को कैसे मौसर बनाता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहला वार ही चाइना के ऊपर किया है। उन्होंने पहला वार ही चाइना के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि देयर इज नो रूम फॉर कोर्जन, ठीक है जी। और एक तरफ आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है, ही वांट्स टू एंगेज विद इंडिया। अभी तक उनकी नॉर्मलाइजेशन चल रही है और वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हमें किस तरह चाइना के साथ दोबारा अपने मामलात बेहतर करने हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो ये वार्न भी कर रहे हैं चाइना को। सो इट मीन्स द इंडियंस डोंट ट्रस्ट चाइना. At the same time, Indians are giving a message to the Western partners, particularly to the United States, that we are soft with China, we are interacting with China, we are normalizing our relation with China, but that does not mean we have forgotten the character of China. And that character is coercion, bullying, and all these things. So, for example, क्योंकि इसमें जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया ने फिलिपाइन को ब्रह्मोस मिसाइल दिए हुए हैं, तो वहां पे हर रोज तो चाइनीज जो नेवी है वो फिलिपाइन की नेवी को टफ टाइम देती है. सो द जयशंकर इज नॉट स्पीकिंग फॉर द फिलिपाइंस, बट ही इज रेजिंग अ वॉइस. तो एक तो ये चीज होगी. दूसरा इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं और वो समझते हैं कि इसको अहमियत हमें देनी चाहिए.
कि मल्टीलैटरलिज्म डैमेज हो गई है। उसकी वजह क्या है? वो समझते हैं कि देयर इज ऑल यूनिलैटरलिज्म। अमेरिका का दिल करता है जो मर्जी करना शुरू कर देता है, रशिया का दिल करता है जो दिल करता शुरू कर देता है, चाइना का जो दिल करता है वो शुरू कर देता है, इवन के इंडिया इटसेल्फ, इंडिया का भी तो जो दिल करता है। इंडिया ने कश्मीर में यूनिलैटरली चीजें कर ली, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली। तो जब डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है तो वो ये कहता है कि चाइना, अमेरिका, रशिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आए, यूनिलैटरलिज्म को रिजेक्ट करें। बट इंडिया का मैं जस्ट एज नाज़रीन, शहर इक़्तिदार के सियासी मंजरनामे का अगर खुलासा करें तो वो ये है कि एक तरफ हुकूमत और ताकतवर हल्के एक पेज पर हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हुई है। यानी हुकूमत को टफ टाइम देने से पहले पीटीआई को अपनी पार्टी के अंदर से ही टफ टाइम मिल रहा है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी सुलझा नहीं कि इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त गायब रहने वाले 6 अरकान को पार्टी से निकालने का हुक्म भी दे चुके हैं। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप किसी भी एमएनए या सेनेटर को पार्टी से निकालने के हक में नहीं है। उन्हें खदशा है कि अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई की ये सीटें हुकूमत के पास जा सकती हैं। दूसरी तरफ पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को मनाकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मगर इससे पहले ही इमरान खान ने ईद के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्की एहतजाज करने का इंदिया दिया है। मुल्की एहतजाज की कॉल एक ऐसे वक्त में दी गई है जब हुकूमत पीटीआई को एक जलसे की इजाज़त देने के लिए भी तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पहले 8 फरवरी को लाहौर में नारे पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त की थी, लेकिन यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब पीटीआई ने एक बार फिर 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त जमा कराई है और अदालत से भी रुजू किया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई को स्पेस देती हुई लग नहीं रही है। चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये वाजे कर चुके हैं कि मुल्क एक बार फिर टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब किसी को लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास प्लान भी क्या है, सियासी और कानूनी ऑप्शंस क्या हैं। पीटीआई ने 3 साल एहतजाजी सियासत में सोलो फ्लाइट लेकर देख लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स बनाकर भी देख लिए, लेकिन सवाए सिस्टम की नाराजगी के हासिल क्या हुआ। एक अमरीकी सदर के खिलाफ गुलामी नामंजूर के नारे भी लगा लिए, दूसरे सदर से उम्मीदें भी लगाकर देख ली, लेकिन हासिल क्या हुआ। कभी IMF, कभी यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करके भी देख लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ। पूरा साल हो गया फॉर्म 45 और 47 के फर्क पर शोर मचाते हुए इलेक्शन कमीशन हो रही। दूसरा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुलाकातें हैं वो मखसूस अफराद की हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग जाते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद होते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। इस ज़मन के अंदर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हों या अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हों या साहिबजादा हामिद रजा साहब हों या दीगर अफराद हों, मुलाकातें उनकी हो नहीं रही। जुनैद अकबर साहब भी कल मुलाकात के लिए गए थे और उनका यही कहना था कि बारहा जाने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात यह है मीनार पाकिस्तान पे जलसे के हवाले से, जिस पे हुकूमत ने या बैरिस्टर अकील साहब ने जो बात की है, वो एक शर्त रखी है कि अगर आप जो हैं वहाँ पे लैपटॉप तकसीम करेंगे तो फिर आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा कि ICC के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लैश नहीं होगा, यानी जो मैचेस की डेट्स हैं उन तारीख़ों में जलसे का ऐलान नहीं किया जाएगा। अब जो दीगर तारीखें हैं, क्या उस पर इजाज़त मिल जाएगी। माजी करीब के अंदर तो कुछ भी नहीं था तो फिर भी इजाज़त नहीं मिली थी, तो अब क्या इसको बुनियाद बनाया जा सकता है। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मेल मुलाकातें जारी हैं, अपोजिशन नुमाइंदगान ने मुलाकातें की हैं। अब वो हुकूमत जो पहले तौजीहात पेश कर रही थी कि IMF का वफ़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्यों मिला, तो क्या अब वो इस बारे में जस्टिफाई करेगी या इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी, इस बारे में बात करेंगे। हमें बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन को पैसा आया हो ना आया हो, ये डेफिनेटली इंडिया में पैसा आया है। अब मैंने NGO बनाया, मैं आपको बताता हूं काम कैसे होता है। मैंने एक NGO बनाया, आपको अधिकार है बनाने का, मुझे भी अधिकार है बनाने का। मैंने एक NGO बनाया, ठीक है जी। और मैं NGO बनाने के बाद साफ सीधी बात है, मैंने बोला कि यार देखो सुनो, ऐसा है कि हमारा NGO करेगा क्या। जैसे कोई NGO कहता है कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, कोई कहता है महिलाओं के लिए हमने NGO बनाया है, कोई कहता है साहब हमने किसी चीज के लिए NGO, कोई हमारा काम है ऐसा। हम कहते हैं नहीं साहब, भारत में जो इलेक्शन का मामला है ना वो बड़ा गड़बड़ है यार, तो हम इलेक्शन के मामले को ठीक करेंगे, इसका हमारा NGO बन गया। हमारा NGO, कुछ पैसे दिए, किसी ने आपका NGO बनवा दिया, वो बन जाता है आराम से। एक बार आपका NGO बन गया, फिर आप NGO के अंदर फंड ले सकते हैं। उसमें भी एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें भी ऐसा खुला खेल नहीं है, लेकिन उस फ्रेमवर्क के तहत फिर आप NGO में
फंड ले रहे हैं। आपने एनजीओ में फंड दिया, उस एनजीओ ने फंड फिर खर्च करा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपने वो फंड भेजा था। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए अप्रैल 6, 2024 का आर्टिकल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था